आप सभी ने भारत के उत्तर पूर्व राज्यों की खूबसूरती के बारे में देखा या सुना तो जरूर होगा। भारत का ये हिस्सा अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है और इसी हिस्से में एक प्रदेश है मणिपुर, जिसके मायने ही हैं आभूषणों की भूमि, जिसे पूर्वोत्तर का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। आप इसके बारे में जानते तो होंगे, हो सकता है आप में से कई लोग वहाँ गए भी हों, और जो लोग वहाँ गए हैं उन्होंने देखा होगा कि मणिपुर कितना खूबसूरत प्रदेश है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यह 3 मई से हिंसा की आग में जल रहा है। 1 लाख से ज़्यादा लोग अपना घर बार छोड़कर रिलीफ कैंपों में रहने को मजबूर हैं। यहाँ मैतेई और कुकी समुदाय के बीच चल रहे जातीय संघर्ष में अब तक सरकारी आंकड़ों में 160 लोगों की जान जा चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यह हिंसा हो क्यों रही है। यह जानने के लिए हमें थोड़ा मणिपुर की पृष्ठभूमि के बारे में जानना जरूरी है। मणिपुर, जिसका 10.2% इलाका ही घाटी यानी प्लेन है, बाकी 89.8% पहाड़ी है, और यहाँ की आबादी में 53% मैतेई हिंदू हैं जो यहाँ के मूल निवासी हैं। वहीं कुकी और नगा जाति की आबादी 40% के आसपास है, जिन्हें की आदिवासी अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है, जिसमें कि कुकी ज़्यादातर म्यांमार से अवैध रूप से आए हुए हैं और यह मुख्य रूप से ईसाई हैं। बाकी की आबादी में मुख्यतः मुसलमान रहते हैं। 1891 में जब अंग्रेज़ों ने मणिपुर को अपने अधिकार में ले लिया तो उन्होंने वहाँ के महाराज को नाम मात्र का ही राजा बना रहने दिया और ज़्यादातर अधिकार ब्रिटिश अधिकारी के पास थे। कुछ समय बाद अंग्रेज़ों ने पहाड़ी क्षेत्र से भी उनके अधिकार छीन लिए। तब अंग्रेज़ों ने यहाँ ईसाई धर्म फैलाने के लिए हर तरह के प्रयास किए, जिसकी वजह से एक बड़ी संख्या में वहाँ के नगा आदिवासी लोग ईसाई बन गए। अंग्रेज़ों ने ईसाई धर्म को फैलाने के लिए वहाँ के लोगों को विशेष अधिकार भी दिए और एक तरह से वहाँ तुष्टीकरण की राजनीति चलती रही। ये सब 1947 तक चलता रहा। 1947 में मणिपुर के महाराज ने मणिपुर पहाड़ी और मणिपुर घाटी के प्रशासन के लिए 2 अलग अलग प्रमुख कानून बनाए। ए, मणिपुर राज्य संविधान एक्ट 1947, बी, मणिपुर राज्य पहाड़ी प्रशासन एक्ट 1947, जिसमें कि पहाड़ियों पर रहने वाले आदिवासी, कुकी और नगा समुदाय को विशेष अधिकार दिए गए। इन्हीं दोनों कानूनों ने पहाड़ी और प्लेन एरिया की सीमा को भी तय किया। तो अब सवाल ये उठता है कि जब महाराज का अंग्रेजों के सहयोग से सब कुछ ठीक चल रहा था तो महाराज को एक कानून बनवाने की क्या जरूरत पड़ी। तो इसका जवाब यह है कि जब 1947 में भारत के आज़ाद होने की उम्मीद होने लगी तो मणिपुर के महाराज को लगा कि अब उन्हें भी अपना राज्य पूर्ण अधिकार के साथ वापस मिल जाएगा। लेकिन जब मणिपुर के लोग भी भारत में शामिल होने के लिए तैयार होने लगे, जिसकी खबर महाराज तक पहुंची, तो महाराज ने यह सब रोकने के लिए और ख़ुद को महाराजा बनाए रखने के लिए, जनता को खुश करने के लिए वहाँ की आदिवासी लोगों की 1934 से चली आ रही मांग पर ये दोनों कानून बनाए। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र के लोग तो पहले से ही उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर थे, तो विशेष रूप से उनको अपने पक्ष में करने के लिए उन्हें विशेष अधिकार दिए गए। फिर जब आज़ादी के बाद जब मणिपुर भारत में शामिल हुआ तो भारत सरकार भी वहाँ के नागरिकों को नाराज़ नहीं करना चाहती थी, जिसकी वजह से बाद में भी यह व्यवस्था चलती रही। जब मणिपुर केंद्र शासित प्रदेश बना तो इन्हीं कानूनों को आर्टिकल 52 केंद्र शासित प्रदेश आर्टिकल 1963 के रूप में जाना जाता था। इसके बाद जब मणिपुर को राज्य का दर्जा मिला तो लगभग यही कानून आर्टिकल 371C भारत के संविधान और हिल एरिया कमेटी आदेश 1972 के आधार पर पहाड़ी क्षेत्र समिति के रूप में जाना जाने लगा। इस कानून का उद्देश्य ही अनुसूचित विशेष जाति को अधिकार देना था। इसी के अंतर्गत आर्टिकल मणिपुर भूमि सुधार, राजस्व 1960, MLR और आर्टिकल LR की एक्ट 158 भी आदिवासियों को ही विशेष अधिकार प्रदान करती है। यह धारा इनके रीति रिवाजों और इनकी भूमि की रक्षा करती है और ये ही सारे बवाल की जड़ है। अब ऐसा क्यों है, ये आप मोटे तौर पर इन कानून को इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे कश्मीर में धारा 370 खत्म होने से पहले किसी अन्य प्रदेश का कोई व्यक्ति भूमि नहीं खरीद सकता था और ना ही वहाँ बस सकता था, लगभग उसी प्रकार से मणिपुर में मैतेई समुदाय के लोग या कोई भी अन्य व्यक्ति मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि ना तो खरीद सकता है और ना ही वहाँ बस सकता है, जबकि कुकी और नगा समुदाय के लोग घाटी में भूमि खरीद भी सकते हैं और वहाँ बस भी सकते हैं। यही कानून मैतेई जाति और आदिवासी जाति के बीच की नफरत का कारण बने। अब मणिपुर में वर्तमान में हिंसा क्यों भड़की, इसके लिए 3 बातों को ट्रिगर पॉइंट माना जा रहा है।
जिसमें पहला पहाड़ी इलाकों में सरकार की ओर से चलाई जा रही इविक्शन ड्राइव है। इसी साल जनवरी में राज्य सरकार ने पहाड़ी इलाकों से अतिक्रमण हटाना शुरू किया, क्योंकि आदिवासियों ने वहाँ पहाड़ियों पर अवैध रूप से जंगलों को काटकर अवैध कब्जा करके अफीम व नशीले पदार्थों की खेती करनी शुरू कर दी थी। और जब इसी अभियान के तहत 11 अप्रैल को इम्फाल की आदिवासी बस्ती में 3 बने अवैध चर्चों को हटा दिया गया, तो इससे आदिवासियों में असंतोष और बढ़ गया। और इसका दूसरा कारण यह है क्योंकि 1947 में मणिपुर के महाराज द्वारा बनाए गए दोनों कानूनों से पहले यहाँ सभी समुदाय को समान अधिकार प्राप्त थे। अब क्योंकि आदिवासियों के हित के लिए बनाए गए तब से लेकर अब तक के सभी कानून रद्द नहीं हो सकते, तो मैतेई समुदाय के लोग लंबे समय से खुद के लिए अनुसूचित जाति जनजाति का दर्जा मांग रहे हैं, जिस पर भी आदिवासियों को ऐतराज है। और तीसरा मुख्य कारण यह है, इसी कड़ी में 20 अप्रैल 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया, जिसमें सरकार को मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग पर विचार करने को कहा, और इसके लिए सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया गया। इससे आदिवासियों को लगने लगा कि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल जाएगा, तो इसके खिलाफ कुकी और नागा समुदाय ने आदिवासी एकता मोर्चे के नाम से ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ATSUM के बैनर तले रैली निकालने की घोषणा की। जब आदिवासी संगठनों ने इस रैली का ऐलान किया, तब राज्य के खुफिया तंत्र ने तनाव बढ़ने की बात की थी, और हुआ भी ऐसा ही। और इस सारे बवाल की शुरुआत 3 मई को उस समय शुरू हुई जब चुरचांदपुर के तोरबंग इलाके में एकता मोर्चे की रैली निकाली गई, और तब से हुई हिंसा अब तक जारी है। राज्य में स्थानीय पुलिस के अलावा सेना और असम राइफल्स के 10,000 से भी ज़्यादा जवान तैनात किए गए हैं, लेकिन हिंसा नहीं रुक पा रही है। और हिंसा को रोकने में अपनी विफलता स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री N वीरेंद्र सिंह ने इस्तीफे की भी पेशकश की थी, जिसे कि पार्टी नेतृत्व ने अस्वीकार कर दिया। और इस सब बवाल में दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। मैतेई समुदाय का तर्क है कि इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी वे सिर्फ 10% हिस्से में ही बच सकते हैं, क्योंकि मणिपुर में आदिवासियों के लिए खास प्रावधान किए गए हैं और उन्हें पहाड़ी क्षेत्र पर बसने का अधिकार नहीं है, तथा सरकार से कोई संरक्षण भी प्राप्त नहीं है। और वह म्यांमार से अवैध रूप से आए हुए कुकी समुदाय से खुद को और देश को खतरा बताते हैं। वहीं कुकी और नगा समुदाय के लोगों का तर्क है कि यह मुद्दा सिर्फ अनुसूचित जनजाति में शामिल होने का नहीं, बल्कि यह चालाकी से नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण लेने की चाल है, और यह उनकी पैतृक जमीन, संस्कृति और पहचान मिटाने की भी साजिश है। अब चाहे समस्या कुछ भी हो, बस मेरा सरकार से अनुरोध है कि हिंसा रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर शांति की स्थापना करें, क्योंकि हिंसा किसी भी विवाद का समाधान नहीं है। और सरकार म्यांमार से अवैध रूप से आने वाले लोगों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए। और दोनों पक्षों को भी समझना होगा कि उन्हें एक साथ ही रहना है, और जो भी विवाद है उसको बैठकर सुलझाया जा सकता है। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारी और आपकी मुलाकात आगे भी होती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।